हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में हम कुछ कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शंस है, मैकेनिज्म्स है, उसके बाद ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, ये सब हम पढ़ेंगे, उसके डालेंगे। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि केमिकल काइनेटिक होता क्या है। स्टडी ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन एंड मैकेनिज्म इज कॉल्ड आवर केमिकल काइनेटिक। यानी हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म्स के बारे में। तो चलिए फर्स्ट जो है हमारा कि रेट क्या होता है, उसके बाद बात जो है कि केमिकल काइनेटिक रेट के थ्रू। हाँ, सबसे पहला बात कि रेट क्या है। कोई भी रिएक्शन का रेट क्या है। रिएक्शन का रेट यानी कि किस रेट से रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके पास एक बाइक है और आप यहाँ से यहाँ तक ये आपका एम है, यहाँ आपको जाना है। आप एक बाइक के साथ आप जाते हैं। अगर अब आपके पास अगर बहुत कम टाइम है, मान लीजिए आपके पास 2 मिनट है और यहाँ से यहाँ का दूरी जो है ये 10 किलोमीटर है, तो पॉसिबल तो नहीं है ना 2 मिनट में जाना। हो सकता है पॉसिबल हो, तो क्या करेंगे कि आप अपना जो स्पीड है, स्पीड आप बढ़ाएंगे कि नहीं, ताकि आप लेस टाइम में अपने एम तक पहुंच सके। अगर आप अपने स्पीड को बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा टाइम है, 10 मिनट टाइम है, तो आप थोड़ा धीरे जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास उससे भी कम टाइम है, अब आपको जल्दी जाना है, कुछ मतलब काम पड़ गया, आपको जल्दी जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना स्पीड बढ़ा के वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि आप जो अपना स्पीड बढ़ाए, किस रेट से आप यहाँ से यहाँ तक गए, वो क्या था आपका रेट, ठीक है। यानी कि आपका वेलोसिटी क्या था, ठीक है, आपका वेलोसिटी क्या था। तो उसी तरह जो है हम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्शन जो हमारा कंप्लीट हो रहा है वो किस रेट से हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस रेट से, किस रेट से हमारा कंप्लीट हो रहा है, वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट के थ्रू ही, रेट के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है वेरी स्लो, एक है मॉडरेट और एक है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जो कि एक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कंप्लीट होने में, जैसे कि डायमंड का ग्रेफाइट में चेंज होना, या फिर जंग लगना यानी कि कॉरिजन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ये सब जो है, ये सब क्या है, सालों साल के बाद रिएक्शन करने के बाद हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद है हमारा क्या, मॉडरेट। मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जो एक मीडियम टाइम में हमारा कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि हमारा क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। अब आता है कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या है। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जो कि एक बहुत मिनिमम टाइम में ही कंप्लीट कर लेता है, जैसे कि मानते हैं हम क्या, AgNO3 और NaCl अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये AgCl बन जाएगा और ये बहुत जल्दी प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रोडक्ट दे देता है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन। तो चलिए अब जो हम पढ़ेंगे, अब और एक चीज है कि मान लीजिए कि आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ये आपका एम है। अब आप इस जगह पे खड़े हैं और यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपना पोजीशन छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, आपको अपना पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। आप जितना आगे जाएंगे उतना अपने से तो दूर जाएंगे ना, अपने पहले वाले पोजीशन से तो दूर जाएंगे कि नहीं। आप यहाँ पे खड़े थे, अब आप यहाँ से जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ इस पोजीशन से तो डिस्टेंस बना रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे ही जब हमारा रिएक्शन होता है तो रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट चेंज होके हमारा किस में जाता है, प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट क्या होता है, चेंज होके कहाँ जाता है, हमारा प्रोडक्ट में। यानी कि क्या होता है, रिएक्टेंट तो कम होते जाता है, तब ना प्रोडक्ट बढ़ते जाता है, तब ना प्रोडक्ट बनता है। हमारा रिएक्टेंट पूरा
खत्म हो जाएगा तब ना हमें पूरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसलिए हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट घटते जाता है और प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ते जाता है, जब तक कि पूरा प्रोडक्ट बन ना जाए। इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो टाइम के अकॉर्डिंग हमारा कैसे घटता है रिएक्टेंट। देखिए ये रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इधर, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इधर है हमारा टाइम। तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का, यानी एक डिक्रीजिंग ग्राफ। क्यों डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, क्योंकि आपका क्या होगा, रिएक्टेंट घट के क्या होगा, रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तब ना हमें पूरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्टेंट क्या होता है, घटते जाता है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ मान लेते हैं हमारा टाइम t1 है, ये हमारा टाइम t2 है। यहाँ पे हमें यहाँ हमें R2 मिल रहा है, इस पॉइंट पे हमें R2 मिल रहा है और इस पॉइंट पे हमें R1 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पे हमें R1 मिल रहा है, किस टाइम पे, टाइम t2 पे। अब टाइम t1 पे हमें क्या मिल रहा है, R2। ठीक है, ये दो चीज हमें मिल रहा है। देखिए सबसे पहला बात, जब टाइम आपका कम था तब आपका कंसंट्रेशन क्या था, ज्यादा था, लेकिन जैसे ही आपने टाइम बढ़ाया, आपका टाइम इंक्रीज हुआ, लेकिन क्या हुआ, कंसंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज हो गया कि नहीं। यहाँ कंसंट्रेशन हमारा क्या था, डिक्रीज हो गया अकॉर्डिंग टू ग्राफ। अब ग्राफ पे फोकस कीजिए, क्या होगा कि कंसंट्रेशन हमारा डिक्रीज हो गया। अब जो है, क्या हम इस चीज का स्लोप लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। हमारा यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, T2 R1, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, T1 R2। तो क्या हम इसका स्लोप लिख सकते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या ये हमारा स्लोप होगा, और स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप निकाल दे अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2, R1 माइनस R2 अपॉन T2 अपॉन T1। अच्छा, हम जब इन दोनों को घटाते हैं तो क्या लिखते हैं हम इसको, डेल्टा R, जो हमारा बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा R, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा T। अब जो है ये जो ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, इसलिए हमारा क्या, एक नेगेटिव साइन लग गया। ठीक है, अब दूसरा बात जो है कि ये हमारा क्या बन गया, एक स्लोप बन गया, यानी, और ये चीज क्या है, क्या, एक मिनट, एक बात क्या है कि हमारा रेट क्या है, यानी कि रिएक्शन हमारा किस रेट से हो रहा है, रिएक्शन किस रेट से हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट किस रेट से घट रहा है और प्रोडक्ट किस रेट से बढ़ रहा है। इसमें क्या है, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T है, हमें मैग्नीट्यूड T, यानी क्या हो रहा है, हमारा ये चीज जो है रेट है, एवरेज रेट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एवरेज रेट है। अब जो प्रोडक्ट का बनेगा, प्रोडक्ट का ग्राफ इसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि क्या होता है कि प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इधर का और इधर टाइम। यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, जैसे इस पॉइंट पे देखिए टाइम T1 है, यहाँ पे हमारा R1 है, मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, इधर जो है यहाँ R1 है, यहाँ टाइम T2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें अगर क्या लिखने दे दिया जाए कि एवरेज इक्वेशन लिखना है हमें, ठीक है, रिएक्शंस का, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल है Hg प्लस Cl2 बना क्या हमारा HgCl2। ठीक है, हमें ये है, इसका हमें एवरेज रेट लिखना है। तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, ये चीज़ हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T, और ये रिएक्टेंट साइड है इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू लिखेंगे डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T, इसमें ये भी हमारा रिएक्टेंट है यानी इसमें भी नेगेटिव, इज इक्वल्स टू HgCl2 अपॉन डेल्टा T। यहाँ हमारा नेगेटिव साइन नहीं है क्योंकि ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। क्या है ये, हमारा प्रोडक्ट।
ठीक है, ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो चलिए ऐसे और एक लिखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल है 2HI, जो कि किस में बन रहा है, H2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसका रेट क्या लिखेंगे, पहले तो डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू I2 डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। अब और एक चीज, यहाँ हमारा स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, कितना है, हमें हमारा स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2 है। यानी जो भी हमारा यहाँ पे कॉफिशिएंट होगा स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, वो क्या हो जाएगा, बाय में हो जाएगा। जैसे HI के पास था ना कॉफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा 1/2HI, ठीक है, HI अपॉन डेल्टा T, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह का। अब हम एक होम असाइनमेंट देते हैं आपको इसका क्या करना है, ये लिखना है, क्या नाम है, रेट लिखना है, एवरेज रेट। अब है कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट देखिए, ये हमारा ग्राफ था रिएक्टेंट और टाइम का। अब मान लेते हैं आपको कोई एक पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है आपको, क्या रेट निकालना है। तो ये आप क्या निकालेंगे, इसका स्लोप क्या होगा, कुछ ऐसा स्लोप होगा, ऐसा स्लोप होगा। और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होता है, dt अपॉन मतलब कि dr अपॉन dt, क्या हो जाएगा इसका स्लोप, dr अपॉन dt। यानी कि जब भी आप इंस्टेंटेनियस में लिखेंगे वहाँ पे जस्ट डेल्टा की जगह d लिख देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। डेल्टा की जगह क्या करना है, आपको d लिख देना है। और ये वाला जो चीज़ है एवरेज और इंस्टेंटेनियस वाला, ये जो है, ठीक है, ये कुछ और नहीं है, बस आपका जो एवरेज हम 2 पॉइंट पे ले रहे थे, इंस्टेंटेनियस क्या लिए 1 पॉइंट पे। पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो चलिए, डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर आपका गैसेज हो तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रेशर। कब, जब आपका गैसेज हो, ठीक है, वहाँ कंसंट्रेशन नहीं, वहाँ प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट होगा। दूसरा है हमारा कैटलिस्ट, ठीक है, क्या है हमारा कैटलिस्ट। और तीसरा है टेम्परेचर। अब एक चीज मान लेते हैं, आप रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं, आपको मतलब नॉर्मल रिएक्शन में बहुत लेट लग रहा है, आप उसको क्या किए, रिएक्शन करा रहे हैं, लेट लग रहा है, अच्छा ये तो टेस्ट ट्यूब नहीं है, ऐसा बनता है। तो यहाँ मान लीजिए आप रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत लेट लग रहा है, तो क्या किया, आप बर्नर लेके इसको गर्म कर दिया, ठीक है, बर्नर लेके क्या किया आपने, इसको गर्म कर दिया। तो क्या होगा कि रिएक्शन आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट बात, ठीक है, होता है कि नहीं। या फिर आपने क्या किया कि रिएक्शन आपका जल्दी नहीं हो रहा है, तो आपने क्या डाल दिया, कैटलिस्ट। क्या डाल दिया, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, यानी क्या होगा, आपका रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। ये दोनों का तो पता चला, लेकिन भाई ये कैसे, तो चलिए इसको भी देखते हैं। रेट लॉ क्या बोलता है, एक लॉ आया, क्या लॉ आया, रेट लॉ। क्या बोलता है ये रेट लॉ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन the representation of rate of reaction through concentration, rate of reaction through concentration, क्या है हमारा रेट लॉ, क्या है,
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू कंसेंट्रेशन, ठीक है। कंसेंट्रेशन थ्रू के थ्रू जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है हमारा, रेट लॉ, ठीक है। क्या कहलाता है कि कंसेंट्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या कहलाता है, रेट लॉ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर m इंटू B टू द पावर n। यहाँ A है क्या, B है क्या, R है क्या, M क्या है, N क्या है। R क्या है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। A क्या है हमारा और B क्या है, ये बोथ आर रिएक्टेंट्स, ठीक है। बोथ क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है। और M और N जो है इसके पावर में कुछ है, ठीक है। अब जो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो हटाते तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n। क्या ये होगा हमारा, तो ये k क्या है, k हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो देखते हैं आप कि ये m और ये n इसको कैसे मतलब फील कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इसके पहले जो है एक चीज़ कि k को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या किए हम, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B दोनों को क्या मान लिए, यूनिटी, क्या मान लिए इसको, यूनिटी, ठीक है। यानी कि ये 1 मान लिए, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B को हम क्या मान लिए, 1। तो 1 टू द पावर m इंटू 1 टू द पावर n क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो R इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। अब अगर आपको k को डिफाइन करना है तो k को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी, ठीक है। ये क्या है हमारा, k को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब मेन बात है कि कंसंट्रेशन पे जो हमारा डिपेंडेंस था वो कैसे देख सकते हैं कि कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ये चीज़। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 2NO, ठीक है, प्लस O2 क्या बन गया हमारा, NO2, 2NO2, ठीक है। अच्छा हमने क्या बोला था कि गैस के केस में क्या लेना है, हमें प्रेशर लेना है। और गैस अगर नहीं रहेगा, लिक्विड रहेगा, तो हम क्या लेंगे, उसमें लिक्विड रहेगा तो उस टाइम हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन। तो ये जनरली हमारा NO2 और NO2 तीनों गैस है, तो हम क्या इसमें प्रेशर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें प्रेशर आएगा, ठीक है। तो जैसे हम बताने वाले थे कि अभी कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है रिएक्टेंट, तो नॉर्मल लिक्विड के केस में कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जब गैस का केस आता है तो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। तो यही दोनों में से एक चीज़ आप अगर जान लेते हैं तो आपको दोनों पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है, इस रिएक्शन के लिए हम रेट क्या लिख सकते हैं, K इंटू NO के पावर m इंटू O2 के पावर n, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। अब हमें m और n ये दोनों चीज़ तो हमें पता नहीं है, तो हमें निकालना क्या है, m और n। पहले अगर इन दोनों को निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है या फिर प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए पहला तो हमने क्या किया कि कुछ एक चार्ट लिया है जिसमें क्या पहले इनिशियल कंसंट्रेशन NO का समथिंग इतना था, फिर O2 का इतना था। NO का पहला कंसंट्रेशन 0.3 था, उसके बाद O2 का 0.3 था, और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इतना था। तो चलिए देखते हैं कि इन सब में क्या रिलेशन है और क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहला हम क्या करेंगे, एक ये नंबरिंग कर देते हैं, 2 ये 3। पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या है हमारा, फर्स्ट वाला में रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू, यहाँ छोटू सा जगह है, ऊपर ही करते हैं इसको, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू 0.3 इंटू 0.3,
अब हमें m भी नहीं मालूम, n भी नहीं मालूम। क्या ये हमारा फर्स्ट रेट है? और इसमें रेट कितना है? 0.096 इज इक्वल्स टू कितना है? k इंटू 0.3 पावर m इंटू 0.3 पावर n। ठीक है, इतना है। अब देखिए दूसरा 2 नंबर के लिए क्या आता है। कंसंट्रेशन हमारा कितना है? r इज इक्वल्स टू k इंटू 0.6 टू दी पावर m है इंटू 0.3 टू दी पावर n है। ठीक है, अब इसके लिए रेट कितना है हमारे पास? 0.384 इज इक्वल्स टू k इंटू 0.6 टू दी पावर m इंटू 0.3 टू दी पावर n। ठीक है, कुछ ऐसा मिला हमें। अच्छा, ये चीज़ क्या है? 0.384 क्या है? क्या ये इसका 4th टाइम्स है? 0.096 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0.384 क्या आता है हमारे पास? 0.384। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू 0.096 इज इक्वल्स टू k टू द पावर 0.6 टू द पावर m इंटू 0.3 टू द पावर n। क्या आप एक चीज़ फील कर सकते हैं? एक चीज़ फील कर सकते हैं, ये चीज़ हमारा क्या निकला था और सेकंड वाले से हमारा ये क्या निकला? हमें इसमें सिमिलर क्या चीज़ मिल रहा है? 0.3 टू द पावर n, 0.3 टू द पावर n। k हमें सिमिलर मिल रहा है, इसमें भी k सिमिलर मिल रहा है। यहाँ हमारा क्या है? 0.6 है, यानी इसका डबल है। क्या है? इसका डबल है। अगर इसका डबल है यानी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ठीक है, 0.3 है यहाँ और यहाँ 0.6 है, यानी डबल है, यानी 2 से मल्टीप्लाई है ये चीज़। लेकिन हमें निकल क्या रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 4 टाइम्स निकल रहा है, डबल तो नहीं निकल रहा है। यानी क्या होगा? m हमारा कितना है यहाँ पे? m इज इक्वल्स टू है 2, क्योंकि जब हम क्या किए, इस रिएक्शन को डबल किए हैं, यानी 0.3 को हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसको क्या किया है हमने? स्क्वायर हम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 टू पावर 4 इंटू जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 4 टाइम्स होगा कि नहीं? पहले वाले का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा m कितना निकला? इसमें 2 निकला। कितना निकला? m 2। अब n कितना निकला? देखिए ये 3 से निकल जाएगा। ये हमारे r कितना है? 0.192 इज इक्वल्स टू k इंटू 0.3 टू द पावर m इंटू 0.6 टू द पावर n। अब देखिए ये क्या है? ये डबल है कि नहीं? इसका डबल है कि नहीं? 0.3 इंटू 2 है कि नहीं? ठीक है, अब 2 है तो यहाँ पे 2 गुना है, 2 गुना है या नहीं? 0.3 का डबल है और ये देखिए 0.096 का डबल करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। यानी कि अगर इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है इधर, तो इधर पे आपका 2 से मल्टीप्लाई है। यानी क्या है कि आपका चीज़ जो है वो सेम है। यानी n कितना है आपका? n कितना है आपका? 1 है। n कितना है? 1। आपको पता चल गया होगा अब m2 और n1 कैसे आया होगा। तो ये जो रिएक्शन निकलेगा क्या हो जाएगा? k इज इक्वल्स टू k नहीं, r ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k इंटू NO के पावर 2 इंटू O2 के पावर 1। क्या हो जाएगा? ये इसका रेट हो जाएगा इस रिएक्शन का। ये जो इसके पहले रिएक्शन लिखे थे उसका रेट। अब जो हमें मिला पावर में कुछ जैसे क्या मिला था? r इज इक्वल्स टू k इंटू NO के पावर 2 इंटू m के O2 के पावर 1 मिला था। तो अगर हम यहाँ पे 2 और 1 को सम कर दें कितना मिलेगा हमें? 3। तो ये जो हमने सम किया इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। क्या बोलते हैं?